पिछले क्लास में बताया गया था डुअल एंट्री सिस्टम, जो VVI है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। इस चीज़ को कल हम बता दिए थे पिछले क्लास में। जो कल क्लास एब्सेंट थे वो वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार, जब तक आपको समझ में नहीं तब तक देखिए वीडियो को। क्योंकि अकाउंटिंग में जो आप काम करेंगे अभी से अब बिजनेस के रनिंग पॉइंट तक, उस सभी में जो कल बताए थे उसी टॉपिक का उपयोग होगा। हर जगह उसी टॉपिक का उपयोग होगा और उसी टॉपिक का उपयोग करके हम लोग अकाउंटिंग में लिख पाएंगे किसी भी तरह से। तो उसको हम पिछले से बता चुके हैं। आज चलते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है रुपये के लिए। रुपए की माप कैसे करेंगे बिजनेस में, मनी कैसे चलेगा हमारे बिजनेस में। तो आप कहता है दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट एल बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो रुपए के आधार से होना चाहिए, मनी के आधार से होना चाहिए। अब यह कहता है दैट इज एंड द करेंसी ऑफ ए कंट्री इन आवर कंट्री सच ट्रांजैक्शन आर टर्म्स ऑफ रुपीज। कहता है यह अवधारणा मानती है कि सभी व्यापार लेन देन धन के मामले में होना चाहिए जो किसी देश के मुद्रा में है। हमारे देश में ऐसे लेन देन रुपए के मामले में किए जाते हैं। हमारे देश में रुपए चलते हैं, अदर कंट्री में डॉलर, येन, पाउंड, और भी सब कंट्री का अलग अलग अपना अपना माप है, मेजरमेंट है। कोई डॉलर में मापते हैं तो कोई रुपए में मापते हैं, कोई येन में मापते हैं तो कोई पाउंड में मापते हैं, कोई यूरोज में मापते हैं, कोई दिनार में मापते हैं, कोई टाका में मापते हैं। तो सभी देश का मेजरमेंट जो है, मनी मेजरमेंट अपना अपना अलग अलग होता है। हमारे देश का मनी मेजरमेंट जो है वो रुपयाज है। अब कहता है आगे, thus as per the money measurement concept, transaction which can be expired in terms of money are recorded in the books of account. For example, sale of good worth 2 lakhs rupees of raw material. इस प्रकार धन माप अवधारणा के अनुसार धन के संदर्भ में लेन देन को व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। खाते की किताब में यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 2 लाख रुपए के हम सामान बिक्री किए, कच्चे माल खरीदे, तो जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, वो हर एक ट्रांजैक्शन में अमाउंट होगा, हर एक ट्रांजैक्शन में अमाउंट होगा। जैसे पिछले में बताए थे कल, बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपको अमाउंट लगेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कैपिटल लगाए, कैपिटल में आपको कल बताए थे मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कैश हो सकता है। तो वहां पर मशीन जब दे रहे हैं तो 15,000 का मशीन है, 10,000 का मशीन है, वो अमाउंट में आपको व्यक्त करना है हमेशा। ये नहीं लिखना कि सिर्फ मशीन हम दे दिए, वो मशीन दिए तो रुपये कितने रुपए का मशीन है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस में आता है या जाता है तो वो कितने रुपए का है, उसका वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हमेशा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत। ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपका होगा उस सभी ट्रांजैक्शन को रुपए में ही लिखेंगे। अब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो जो रुपया में नहीं आएगा, ऐसा एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आप नाश्ता करेंगे, वो भी आप वहां से मंगाते हैं तो कितने रुपए का मंगाए उसमें रुपए आएगा ही आएगा। आप गाड़ी रिपेयर करवाते हैं, मशीन रिपेयर करवाते हैं, बिल्डिंग में कुछ रिपेयर करवाते हैं, उस सभी में अमाउंट आएगा ही आएगा। तो आपको अमाउंट लिखना है हमेशा। जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो मनी पे ट्रांजैक्शन चलेगा। और मनी जो जिस देश का जैसा जो
क्राइटेरिया है मनी का, उस क्राइटेरिया में आप लिखेंगे डॉलर में, येन में, पाउंड में, यूरोज में, टाका ढाका जो भी होता है सभी में लिखेंगे। ये हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें जब भी आएगा तो बिना रुपये का कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। यदि बिना रुपये का कोई ट्रांजैक्शन है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ कहावत है। आगे देते हैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ऐतिहासिक लागत। अब कहता है एन हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ए मेजर ऑफ वैल्यू यूज्ड इन अकाउंटिंग इन विच द प्राइस ऑफ एन एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन इट्स नॉमिनल और ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। कहता है एक ऐतिहासिक लागत। अब जैसे मान लीजिए हम पिछले साल या 4 साल पहले हम 5 लाख का मशीन खरीदे और हम 10 साल बाद उसका हिसाब जोड़ रहे हैं, तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहता है कि आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे 10 साल बाद या 10 साल बाद के ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट आप देखेंगे, तो जो आप पहले अभी से पहले काम कर चुके हैं वो हो गया आपका हिस्टोरिकल। मान लीजिए कल हम सामान बेचे, अभी से हमारा 1 मिनट पहले हिस्ट्री हो गया, मेरा इतिहास हो गया। तो आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे पहले का जो भी एक्टिविटी आप किए हुए हैं वो हिस्टोरिकल में आ जाता है। हिस्टोरिकल कंसेप्ट में कहता है कि जो भी आपका पहला लागत उसका है, आज भी वही लागत लिखना पड़ेगा। कि 5 लाख में मशीन खरीदे थे तो आज भी 5 लाख ही लिखेंगे उसमें। अब जैसे मान लीजिए कि 5 साल पहले बाइक मिलता था 65,000 70,000 में, 50-55,000 मिल जाता था। अभी मिनिमम 1 लाख बाइक का पड़ता है, कोई भी बाइक मिनिमम 1,95,000, उससे कम का कोई बाइक नहीं आता है। यदि वो व्यक्ति उस समय में बाइक खरीदा और उस बाइक को अभी बेचना चाहेगा तो उस समय का 50%, 40%, 60% या 30% जो भी उसको रेट लगाना है उस समय का रेट लगाएगा अभी, ना कि अभी जो नया चल रहा है 1 लाख। अब कहेगा कि हम 1 लाख अभी चल रहा है और 1 लाख में खरीदे हैं और आपको 50,000 में देंगे हम। तो क्या होगा कि 50, 55, 60,000 में उस टाइम खरीदा था और आज ही बेच रहा है 50, 55,000 में, 50% वैल्यू। तो यहाँ पर बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है ऐसा। यहाँ पर हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहता है कि जिस अमाउंट में, जिस लागत में आप खरीदे थे उस लागत को बैलेंस शीट पर ऐड करना है आपको, उसी लागत को, हिस्टोरिकल वैल्यू को, नॉट ए प्रेजेंट वैल्यू। कहता है द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इज यूज्ड फॉर एसेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट अंडर जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब कहता है अधिग्रहित होने पर नाम मात्र या मूल लागत पर आधारित होती है। यही संयुक्त राज्य अमेरिका में आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के तहत ऐतिहासिक लागत विधि का उपयोग किया जाता है। वहां पर ऐसा ही उपयोग किया जाता है, ऐतिहासिक लागत विधि, जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट हो गया। जो ये नहीं कि वर्तमान में जो रेट चल रहा है, हम खरीदे थे 10,000 में और अभी उसका रेट है 18,000 रुपये, तो हम कहेंगे 18,000 का आधा रुपया लेंगे आपसे। ये होगा क्योंकि आप 10,000 में खरीदे ही हैं और अभी उसका रेट कितना है 18,000 रुपये। अब किसी को कहेगा 18,000 का सामान है, आपको हम देंगे कितना में, 9,000 में देंगे। तो आपका बिजनेस को परचेज करना नहीं चाहिए। और ये चीज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है, हिस्टोरिकल लागत आपको बैलेंस शीट में क्यों दर्ज करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 10 साल 15 साल बिजनेस चलाए, अब आपका मन है कि इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, इस बिजनेस को हम बेच देते हैं किसी अगले पार्टी के हाथ में, हमें दूसरा कुछ करने का मन है या बिजनेस चलाने का मन नहीं है, आप नहीं चलाना चाहते हैं, या आप उस बिजनेस को किसी ऑर्डर के पास जो है हैंड ओवर करना चाहते हैं। ऑनर आप ही रहेंगे लेकिन आपको उस बिजनेस से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आप किसी और को हैंड ओवर कर दिए, बिजनेस वो चलाएगा मेरा। तो उसको हम क्या क्या दे रहे हैं,
कितना कॉस्ट जो उसमें दे रहे हैं, कितना लागत का मशीन दे रहे हैं, वो सारा बैलेंस शीट में मेंटेन करना है। हो सकता है कि अगला व्यक्ति जो हैंड ओवर आपसे ले रहा है वो कहेगा कि जितना रुपये इसका लागत है टोटल रुपये आप हमसे ले लीजिए और बिजनेस आज से मेरा ये हो गया, इसका सारा काम हम करेंगे। तो आप जब बैलेंस शीट पर निकालेंगे उस चीज को, तो बैलेंस शीट तो आपका पूरा फाइनल दे दिया, आर्थिक चिट्ठा होता है, लेकिन उसमें जो मशीन इंक्लूड है, तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उस मशीन में हो सकता है कि आपका मर्जी होगा कि नहीं हम 40% डिस्काउंट पर देंगे, 50% डिस्काउंट कर दें, या डिस्काउंट 70% करें। तो हिस्टोरिकल वैल्यू जो रहेगा उसका 40, 50, 60 जो भी परसेंट आपको डिस्काउंट करना है उस हिस्टोरिकल वैल्यू का डिस्काउंट करेंगे, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। जो उसमें आप एसेट्स पहले से लगाए, संपत्ति लगाए हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनवाए, तो जो बिल्डिंग आज बना ये बिकेगा आज 1 करोड़ में, इसी को अगर 10 साल बाद बेचेंगे तो ये उससे रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ 10 साल कम हो चुका है। तो इस चीज को देखें, आगे बढ़ते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, वित्तीय विवरण या आइटम सामग्री। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो आइटम होता है, सामान होता है। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर मटेरियलिटी इफ दे कुड इन्फ्लुएंस द economic decision of user. The materiality concept is the universally accepted accounting principle. Reporting firms must disclose all such matters. कहता है वित्तीय विवरण आइटम सामग्री यदि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, ये जो है उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। भौतिकता फिजिकल अवधारणा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार लेखांकन सिद्धांत रिपोर्ट फॉर्म को ऐसे सभी मामलों में खुलासा करना चाहिए। अब यह कहता है मटेरियलिटी, यानी कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको एक चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो आपके पास उस बिजनेस से चलने के बाद जो भी धन अर्जित हुआ है, जो भी गुड्स आप खरीदे हैं या जो भी एसेट्स आप लिए हैं, उस सभी को इसमें आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक फाइनल बैलेंस शीट बन करके कंप्लीट हो करके आएगा। फाइनल बैलेंस शीट, ये था मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसका लास्ट टॉपिक, इसी का लास्ट टॉपिक है कॉन्सिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, स्थिरता का सिद्धांत। अभी तक आप इतने नियम को यहां पर देखे हैं। कॉन्सिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, स्थिरता का सिद्धांत या स्थिरता की अवधारणा। अब ये कहता है कि आप जब एक बार अकाउंटिंग शुरू कर दिए, उसको बिजनेस में स्थिरता बनाए रखना है। जिस प्रिंसिपल पर आप काम कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल पर आपको लगातार काम करते चलना है। फ्यूचर में आकर के कभी भी यदि उसमें कोई नियम बदलाव होता है तो सिर्फ आपको उसी नियम को बदलाव करना है, ना कि अकाउंटिंग को पूरा बदलाव करना है। सिर्फ आपको उसी नियम को बदलाव करना है। जैसे 2017 में स्टार्ट हुआ था जीएसटी, सभी टैक्स को हटा करके जीएसटी लगा दिया गया। तो उस स्थिति में आपको सिर्फ जीएसटी के नियम को लागू करना है, बाकी सब नियम जो पहले चल रहा था वही स्थिर बना हुआ रहेगा और निरंतर लगातार वही जो कंसेप्ट चल रहा है वो चलते रहेगा हमेशा। जो भी नियम बदला होता है सिर्फ उसी नियम को बदलना है, बाकी सभी को वही रखना है। कॉन्सिस्टेंसी कंसेप्ट में यही कहता है द कॉन्सिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट दैट वंस यू adopt an accounting principle or method,
continue to follow its consistently in future accounting periods. Only change an accounting principle or method if the new version in some way improve reported financial rules या रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर कहता है, वही कहा जो हम पहले बताए कि जब भी आप काम कर रहे हैं, जो मेथड जो प्रिंसिपल है वही लगातार काम करते रहना है। जब ये आप कोई ओनली चेंज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड इफ द न्यू वर्जन, यदि आप कोई नया वर्जन उसमें लागू करते हैं, कोई नया रूल्स लागू करते हैं, तो सिर्फ आपको उसी प्रिंसिपल या उसी मेथड को चेंज करना है, बाकी को चेंज नहीं करना है। सम वे इम्प्रूव्स रिपोर्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ जो नया वर्जन लागू किए हैं उसी को चेंज करना है, बैक वाले वर्जन को चेंजिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप देखें इसमें यूजर के बारे में, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, जो अकाउंट का उपयोग कौन कौन करेंगे। उसके बाद देखें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, कि उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे उसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है और कब हमें लिखना पड़ेगा, ये चीज़ बता रहा था। ये था सारा कॉन्सेप्ट बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा इन फ्यूचर, यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ नया जॉब न करके आप बिजनेस करना चाहेंगे, तो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कैसे, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो सभी आप देख लिए यहाँ से यूजर और प्रिंसिपल के माध्यम से। अब देखेंगे हम लोग अकाउंट का क्वेश्चन। अब जो हमारे बिजनेस में एक्टिविटी होगा, बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी होगा, उस एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक्टिविटी को लिखेंगे कैसे, बिजनेस में कोई भी हिसाब करना है तो हिसाब हम करेंगे कैसे, इस चीज को देखेंगे अब अगले क्लास में। व्हाट इज अकाउंट से शुरू होकर के, और हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक बिजनेस का एक्टिविटी पता चलेगा। बिजनेस का एक्टिविटी क्या क्या कह रहा है, बिजनेस का एक्टिविटी कैसे हो रहा है, जो बिजनेस एक रियली चलता है उस बिजनेस का हम एक्टिविटी इस क्वेश्चन में देंगे। अभी पहले हम बिजनेस का आगे अकाउंट्स देखेंगे, कौन कौन सा बिजनेस में अकाउंट होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ बिजनेस का ऑपरेट करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, कुछ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे पेपर पर, फिजिकल नहीं, पेपर पर कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये नहीं सोचेगा कि कुछ सामान हम बेचेंगे, कुछ गुड्स जो है कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे पेपर पे, और उस बिजनेस का हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। और आप इस चीज को करने के बाद किसी ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, आप खुद से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप खुद से सोच सकते हैं कि बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। उस ट्रांजैक्शन को लिख करके आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुद से उसका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब बना सकते हैं। अभी आपको हम क्वेश्चन देंगे, जब आप क्वेश्चन सीख जाएंगे बनाने, क्वेश्चन बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस में एक्टिविटी कैसा चलता है, तो आप उस चीज को आगे खुद से अपने माइंड की थिंकिंग से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस में आपको सामने खड़ा कर दिया जाए और सीधे कह दिया जाए कि इसका बैलेंस शीट बना के हमको तैयार करना है, तो आप उस बिजनेस का सभी रिकॉर्ड को देखते हुए और आप उसका बैलेंस शीट फाइनल रिकॉर्ड बना करके रख देंगे, जो एक सीए का काम होता है। सीए के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं बैलेंस शीट बनवाने के लिए। वो सीए जो है कभी आपके बिजनेस को देखने नहीं आता है कि बिजनेस में क्या चला, क्या हुआ। जो बिजनेस को ओनर है वो उसको बताते हैं, या जो रिकॉर्ड लिख के रखे वो रिकॉर्ड उसको दे देते हैं, उस रिकॉर्ड को देख करके वो बैलेंस शीट बना देता है। तो आपको भी यही करना है। वर्क मिलेगा सीए वाला, नॉलेज मिलेगा सीए वाला, सर्टिफिकेट नहीं देंगे सीए वाला।
ठीक है, सर्टिफिकेट सीए वाला अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा CFA सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मिलेगा। नॉलेज सब दे देंगे, ठीक है। जो भी नॉलेज है सीए का है या फिर अकाउंटेंट का हो या जो भी है सब मिल जाएगा आपको, सिर्फ सर्टिफिकेट उसका नहीं मिलेगा। तो ये बता दिए हम, यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब चलेंगे हम अगले क्लास में अकाउंट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कुछ हम लोग बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में कौन कौन सा अकाउंट होता है उस अकाउंट को देखेंगे। उस अकाउंट का भी कुछ रूल्स होता है, उस अकाउंट का भी कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रिंसिपल उसका होगा अपना, और उस अकाउंट में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, उस शब्द का मतलब क्या होता है उस चीज को पहले देख लेंगे। जो शब्द का मतलब क्या होता है, किस शब्द से हम क्या समझेंगे, तब चलेंगे हम लोग प्रैक्टिकल कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बिजनेस को स्टार्ट करके उसका प्रॉफिट लॉस तक हम लोग निकालेंगे, बैलेंस शीट तक बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाने के बाद जो है सो हम लोग उसी का प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करेंगे। उसी का प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे आपको करना है। हो गया, आप एक बिजनेसमैन और अकाउंटेंट दोनों बन चुके हैं। एक बिजनेसमैन भी बन जाएंगे और अकाउंटेंट भी बन जाएंगे, दोनों काम कर सकते हैं, साथ ही सीए का वर्क भी कर सकते हैं। देखिए, ये कहता है मेटर्निटी कॉन्सेप्ट, कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब विवरण होता है, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय होता है। आइटम्स आर मेटेरियलिटी, आइटम मतलब सामग्री होता है, सामान को कहते हैं आइटम। उसे गुड्स भी कहा जाता है, उसे प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया। अब कहता है इफ द कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, यदि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आइटम आप बेच रहे हैं ये मटेरियल हो गया। यहाँ पर आप खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए, उसमें हो सकता है कभी नुकसान होगा, तो आप उसका यूजर हो गए। आप बिजनेस चला रहे हैं ना, उस सामान का यूजर आप हो गए, या फिर उसको सामान को कस्टमर खरीदता है तो वो इसका यूजर हो गया, उपयोगकर्ता हो गया जो यूज कर रहे हैं। तो उपयोगकर्ताओं को आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। ये कब करेगा, जब कभी रेट हाई हो गया। अब मान लीजिए आप सामान खरीद कर आज ला के रखे हुए हैं और कल उसका रेट अचानक गिर गया, तो आपको प्रभावित करेगा, लॉस में ले जाएगा। यदि उसी सामान को कस्टमर खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, आप सामान खरीदे हुए हैं 20 रुपए में, उसका रेट आज हो गया 25 रुपए। मार्केट में आपको खरीदना ही 25 रुपया में है और बेचना तो उससे प्रॉफिट लेके बेचना है, तो आगे बढ़ के बेचना है। आप सामान कितना खरीद लाए, 20 रुपए में। आज का रेट क्या है, खरीदना है 25 रुपए में, उसको बेचना है 28 या 30 रुपए में, तो कस्टमर को आप 22 रुपए में दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? मार्केट के हिसाब से मार्जिन लेंगे ना सर। मार्केट का चल रहा है ना, बिजनेस चल रहा है, वही कहता है ये मेटर्निटी कंसेप्ट। समझ में आया? और कोई दिक्कत, और किन्हीं को कुछ और कोई कंसेप्ट समझ आया जो समझ में नहीं आया? ऐसा और कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, कुछ ही पूछ सकते हैं आप, क्योंकि हम अगले फिर चल जाएंगे, हम क्वेश्चन चल जाएंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग को हो सकता है कुछ जो समझ में नहीं आया होगा तो पूछिए, बता देते हैं फिर से।